बिहार और राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। राजस्थान के 13 जिलों को आज ईआरसीपी को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, ईआरसीपी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच विवाद सुलझाने की कवायद हो सकती है, जिसमें दोनों राज्यों के बीच ईआरसीपी को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो सकता है। बैठक में एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल और राजस्थान डब्ल्यूआरडी के अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति बन सकती है, जिसके बाद केंद्र और दोनों राज्यों के बीच एमओयू होगा, जिसको लेकर दोनों राज्यों के सीएम दिल्ली आ सकते हैं। तो राजस्थान के 13 जिलों को आज ईआरसीपी को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि ईआरसीपी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच विवाद सुलझाने की कवायद हो सकती है, जिससे दोनों राज्यों के बीच ईआरसीपी को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो सकता है। बैठक में एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल और राजस्थान डब्ल्यूआरडी के अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति बन सकती है, जिसके बाद केंद्र और दोनों राज्यों के बीच एमओयू होगा, जिसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं। तो ईआरसीपी परियोजना 13 जिलों को प्रभावित करती है। ये योजना और झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, ये वो प्रदेश के जिले हैं जहां पर करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा भी शामिल है। 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए पानी की व्यवस्था होगी। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की ये योजना है। बहुत बहुप्रतीक्षित ये योजना है। 13 जिलों को प्रभावित करती है या फायदा पहुंचाएगी ये योजना, और इसका बहुत इंतजार यहां के लोगों को है। राजमंडी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। 5 जनवरी को मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। सुनते हैं। और मैं चुनौती देना चाहता हूं, अभी भाजपा का नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये फिरोजपुर के फीडर की बात करते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया था, बजट दिया था और बहुत जल्द काम चालू होगा। ये पंजाब की सरकार, केंद्र की सरकार और नई प्रदेश की सरकार लोगों को भ्रमित करती है। ये बड़े बड़े बांध जो बने, बड़े बड़े पुलियां बनी, सिंचाई की परियोजना बनी, ये क्या बीजेपी सरकार ने बनाई थी? आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी गई थी। ये देश आगे पहुंचा क्योंकि किसान मजबूत हुआ। किसानों को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों से, जनवरी को मतगणना होगी। रूपेंद्र सिंह कुन्नर, कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी, उनके प्रचार के लिए यहां पर आए हुए हैं। सचिन पायलट। वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 मरीजों में JN.1 की वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, दौसा में एक एक मरीज में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस बात की पुष्टि हुई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि दौसा जिले में कोविड पॉजिटिव आए एक मरीज की मौत हो चुकी है। एक्चुअली जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग JN.1 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, WHO की तरफ से ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी। तो वैसे ये काफ़ी माइल्ड डिजीज़ करने वाला वायरस है। तो ये जो हम लोगों ने अभी जो केसेस नए निकले हैं, उनमें 7 केसेस की होल जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। उसमें 4 मरीजों में ये पाया गया है। तो इसके पाए जाने से वैसे कोई पैनिक या घबराने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि ये इससे कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या प्रिवेंशन स्ट्रेटजी हमारी कुछ बदलने वाली नहीं है, वो सेम ही रहेगी। मगर चूंकि ये नॉर्म्स था, प्रोटोकॉल था, डायरेक्शंस थे, तो उसके हिसाब से किया गया है। और अभी अगली खबर, हनुमानगढ़ दादूलाल पितलिया का डॉक्टर को धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र मौर्य का कहना है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर हमसे कोई समस्या थी तो हमें बंद कमरे में कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, जिससे अन्य डॉक्टर भी आहत हैं। विधायक नहीं लगती थी,
अस्पताल में व्याप्त समस्याएं जो उनके पास कंप्लेंट्स थी उसके बारे में मुझे बताया। जैसे दवाइयाँ और जांचें बाहर से करवाई जा रही है और कमीशन लिया जा रहा है। इसके अलावा डिलीवरी केसेस से भी जो पैसे लिए जा रहे हैं। तो जवाब में मैंने कहा सर, आज तक हमारे यहाँ कोई भी चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ और जांचें नहीं करवाता है और मेरे पास आज दिनांक तक कोई इस बाबत शिकायत भी नहीं आई है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। तो मैंने कहा, फिर मैं चुप हो गया और नेचुरली मैंने फिर कहा कि सर अगर ऐसा होगा तो आप मुझे पेशेंट के साथ वाले मुझे शिकायत लिख करके दें तो मैं उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लूँ या एक्सप्लेनेशन लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के जो प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, आपकी औलाद अपाहिज हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे आपके, और आपको जो पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोरोना हो जाएगा। इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का या इस्तेमाल किया था, उससे जरूर हम सभी चिकित्सक आहत हुए हैं और हमें ये इस प्रकार का व्यवहार आज तक पूर्व में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया। अजमेर का विश्व प्रसिद्ध उर्स मेला 8 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ शुरू होगा और इस मेले में हजारों की संख्या में जायरीन शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम किए गए हैं। आज इन सभी इंतजामों को देखने और बेहतर व्यवस्थाओं को जांचने के लिए एटीएस और इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी पहुंची। दरगाह क्षेत्र की तंग गलियों में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किस तरह के मेले के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई अनहोनी होती है तो फिर कैसे बचाया जा सकता है, इसे लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। अजमेर एटीएस चौकी प्रभारी खान मोहम्मद ने बताया कि एटीएस की टीम के साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में दरगाह के आसपास वाले क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एटीएस के द्वारा जो संवेदनशील स्थान जो चिन्हित हैं उनमें से दरगाह ख्वाजा साहब भी है और इसी कारण से समय समय पर एटीएस टीम और क्यूआरटी टीम या ईआरटी टीम यहाँ का दौरा करती है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेती है। अब चूंकि उस मेला भी कुछ समय बाद शुरू होने वाला है, इस कारण इसी सिलसिले में आज हम और हमारी ईआरटी टीम के मुनीश कुमार जी वगैरह हमने पूरा दरगाह क्षेत्र का दौरा किया है। अभी आधा अंदर का दौरा हम करेंगे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जो भी पक्ष है यहाँ पे, जैसे दरगाह कमेटी है, नाजिम साहब का ऑफिस है या फिर अंजुमन है, इन सब से मुलाकात करेंगे और इनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। सांचौर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां पर बीजेपी नेता ने अपना आपा खो दिया। वीडियो आ गया है सामने, यह वीडियो वायरल हो रहा है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बताया जा रहा है कि हंगामा हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारी से बीजेपी नेता की झड़प हुई है। कार्यकर्ता के काम को लेकर बातचीत के दौरान धमकी दी गई है उनकी तरफ से। यहां तक कहा गया है अधिकारी को कि उल्टा लटका देंगे, बीजेपी नेता ने धमकी दी है। और रानीवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं बताया जा रहा है नारायण सिंह देवल। पहले सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। कोशिश नहीं करेगा, अगले गेम में मिल गया तो फिर उल्टा लटका दूंगा, ये ध्यान रखना। कोशिश करते हो, गाय की कोशिश करते हो, गरीब आदमी का पैसा रखते हो, क्या कोशिश करता हो? ये तो काय के लिए काम कर रहे हैं। नानी दे जरा सरपंच हाथ आया था साहब बोले मना कर नहीं, कितने महीने का देना आपके कंपनी है, ठीक है, हम बात देता है। इतना बड़ा काम करते हो, करोड़ों रुपए का, 10,000 रुपया नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल। तो नारायण सिंह देवल ने जलदाय विभाग के अधिकारी को कुछ इस तरह से उल्टा लटकाने की धमकी दी है। रेवा शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, जरा गरिमा रखकर ये बात कहते नेताजी तो बेहतर होता। फिलहाल अभी क्या स्थिति है और ये इतना गर्मा क्यों है मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्राएं जो निकल रही है, प्रशासन के द्वारा कैंप गांव-गांव में जो लगाए जा रहे हैं, उसी दौरान गांग गांव का ये मामला है जिसमें कैंप के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता नारायण सिंह देवल से जलदाय विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार की शिकायत की गई, जिसके दौरान वहां मौके पर ही उन्होंने उस ठेकेदार एवं जलदाय विभाग के अधिकारी को जिस प्रकार से थोड़ी ऊंची भाषा में उनको उल्टा लटकाने की धमकी दी गई,
और ये देखा जाए तो जो थोड़ी सी निचले स्तर की भाषा उपयोग में लेने के कारण ये जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है। और यदि देखा जाए तो यही भाषा, जैसे आपने बताया, सभ्य तरीके से भी कह सकते थे और कार्यकर्ताओं का काम कराना आवश्यक है, लेकिन अगर भाषा की सौम्यता बनी रहे तो उससे थोड़ा अच्छा संदेश जाता। जी रेवा, ये क्या आपने बात की थी फिर बीजेपी नेता से कि ये वायरल हो रहा है, इस पर कुछ सफाई देना चाहेंगे? क्या आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्या आप नहीं हैं इस वीडियो में, आप ही हैं? ऐसा कहना कितना उचित है? क्या रिएक्शन आई उनकी, अगर आपने जानकारी ली हो उनसे? तो जी, मैंने बात करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है वो कहीं कैंपों में व्यस्त हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में टावर में नहीं हो। जी रेवा शंकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये बताती है कि एक जनप्रतिनिधि, एक नेता कितने उत्सुक होते हैं, कितने गंभीर होते हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बात के लिए। लेकिन उसी तौर पर यह खबर ये भी दर्शाती हुई कि ऐसे मामले में अपनी मांग अगर रखनी है, कोई शिकायत अगर रखनी है, तो फिर सभ्य तरीके से अगर रखे तो और बेहतर होगा। और ईआरसीपी को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे। अब दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ आएंगे और अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। जनवरी के पहले हफ्ते में एमओयू हो सकता है और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर चर्चा करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका इस दौरान बेहद अहम रही है। तो जैसा हमने आपको पहले ही हेडलाइन में और साथ ही साथ पहली खबर के जरिए बताया था कि ईआरसीपी का तोहफा, ईआरसीपी की सौगात जल्द मिल सकती है, उसके लिए तेजी के साथ काम चल रहा है। और उसी कड़ी में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। लखबीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता दिल्ली से इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। लखबीर सिंह शेखावत, महत्वपूर्ण बात यह कि गजेंद्र सिंह शेखावत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, अहम भूमिका, लेकिन अब इस भूमिका से ईआरसीपी कितनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कितनी जल्दी इस पर काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के सूखे कंठों को पानी मिले, इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार प्रयासरत थे। और उसी रफ्तार में एक बड़ी कहा जा सकता है कि खुशखबरी राजस्थान वासियों के लिए आई है कि दोनों ही राज्यों के बीच में सहमति बन गई है। हालांकि सार्थक प्रयास इसको कहा जाएगा, क्योंकि अब दोनों राज्य अपने अपने राज्यों में जाकर सरकार के स्तर पर जो बैठक में निर्देश मिले हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और फिर संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक के लिए आएंगे। और जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और फिर एमओयू साइन होगा। तो ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जल शक्ति मंत्रालय चाहता था कि राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लागू हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए कई बार चर्चाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के समय भी ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों को सौगात देने की बात कही थी। लेकिन पिछले 5 साल चूंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी और गतिरोध चला, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय का साफ तौर पर कहना था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर यह योजना लागू हो सकती है, ऐसे में संशोधित डीपीआर बनाकर भेजा जाए। लेकिन हमने देखा कि कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि राजस्थान सरकार के अधिकारी और मंत्री भी बैठक में शामिल होने पे नहीं आए, जबकि जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश और राजस्थान को साथ बैठाकर इस मामले को सुलझाना चाहता था। और करीब 8 दौर की वार्ता भी हुई और आज जब 9वें दौर की वार्ता हुई तो उसमें आंशिक सहमति बन गई है और अब दोनों ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने राज्य में जाएं, सरकार के स्तर पर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी इस बैठक में उन पर चर्चा करें और संशोधित डीपीआर के साथ आएं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है रविंद्र की जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू सेरेमनी हो सकती है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू सेरेमनी करवाई जाएगी। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा था कि ईआरसीपी को लेकर क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान बस यही 2 स्टेक होल्डर्स हैं, कोई और राज्य भी क्या इसमें उसकी भी सहमति या उसके भी शामिल करने की जरूरत है? जी देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही वो राज्य हैं जो कि इस परियोजना से प्रभावित भी होते हैं और लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि कालीसिंध और चंबल परियोजना, चंबल रिवर को लेकर इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स में इसको शामिल करवाना गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते थे, ताकि मध्य प्रदेश का नुकसान भी ना हो, राजस्थान को भी
अपनी जरूरत के मुताबिक पूरा पानी मिले। बिल्कुल, साफ तौर पर क्योंकि यह बीच का रास्ता निकालना जरूरी है और इसी लिहाज से काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों में ही सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखवीर सिंह शेखावत जानकारी के लिए। और इस वक्त टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर है और विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया गया उनकी तरफ से। इस दौरान सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया कार्यक्रम में मौजूद हैं। मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी समेत जिला बीजेपी पदाधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने पूछा था कि उज्ज्वला योजना में आज कितना कनेक्शन हुआ है, उन्होंने बताया कि आज 58 कनेक्शन हुए हैं। उन माता बहनों का जिन पर उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं था, उनको कनेक्शन मिलने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे वो जो किसान गांव गांव ढाड़ी में जो हमारा किसान बैठा है, उसको उन्नति कैसे मिल सकती है? क्योंकि मोदी जी को पता है कि 70 साल में इस देश में जो राज करने वाले थे, उन्होंने झूठे वायदे करके इस देश में राज किया था। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबों के पास कोई पहुंचा नहीं था। ये मोदी जी का गारंटी का रथ है जो एक एक गरीब के पास पहुंच रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सभी लोग जनप्रतिनिधि आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सब आपका भी कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। हम आपको भी देखना है, क्योंकि हमें यह देखना है कि मेरे पड़ोस में कौन पात्र व्यक्ति है जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए? मेरे पड़ोस में कौन सा ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए? ऐसा कौन सी भारी बहन है जो बीमारी के कारण परेशान है? मुझे खुशी हो रही है, मेरे भाइयों ने कहा कि हम 67 प्रकार की जांचें निःशुल्क हम गांव के शिविर में जाकर के कर रहे हैं। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारे गांव में कौन बीमार है, कौन को किसकी आवश्यकता है। हम एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे गांव के सिपाही होने के नाते हमको भी देखना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कहा दवाई, उन्होंने कहा कि 450 प्रकार की दवाई हमारे पास है। हम वो दवाई भी देने का काम कर रहे हैं। गांव में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, हमारी माता है, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पड़ोसी होने के नाते हमें भी देखना चाहिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसी बात को कहते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। जब मोदी जी ने पिटारा खोल रखा है, गरीब कल्याण की एक एक योजना दे रखी है, 39 प्रकार की योजनाएं जो इस शिविर में मिलने वाली हैं, हम सबकी जानकारी में होना चाहिए। पात्र व्यक्ति को उसका फायदा मिलना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शिविरों के माध्यम से हमने 68,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। अभी मैं किसान क्रेडिट कार्ड का चेक दे रहा था, मुझे प्रसन्नता होती कि किसान क्रेडिट का कार्ड मैंने 4 भाइयों को अभी दिया है। क्योंकि आप जानते हैं, किसान को जब आवश्यकता होती है तो वो किसी के पास पैसे लेने के लिए जाता है, पैसे लेने के लिए जाता है, 4 बार चक्कर लगाता है। आप सभी जानते हैं, मैं भी गांव से आता हूं, 4 बार चक्कर लगाता है, उसको क्या जवाब मिलता है? वो परेशान होता है, वो जैसा कहलवाना चाहते हैं वो किसान बेचारा कहता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को,
उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड किया, प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कहा कि एक एक किसान को उसका क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, सस्ती ब्याज पर मिलना चाहिए, क्योंकि फसल की आवश्यकता होती है। किसान के घर में कई कार्य आते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उसको आवश्यकता होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर हम जितना लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से वो लाभ हमारी बहनों को देना चाहिए। इन शिविरों के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक कैंप में करीब 11 लाख लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ है और घर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर हुआ है। आगे भी हम इस योजना को चलाएंगे, उसका स्वरूप बना करके किस तरह से गांव के हर व्यक्ति को हम इसका लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से वो लाभ देने का काम भी करेंगे। स्वास्थ्य कैंपों में 5,76,000 लोगों को टीबी की जांच की जा चुकी है और उनको दवाई देने का भी काम इन कैंपों के माध्यम से किया है। पीएम सुरक्षा में भी देश भर में दूसरे स्थान पर हम हैं। इन शिविरों के माध्यम से 28 लोग हिस्सा बन चुके हैं, जो हम तीसरे स्थान पर हैं। इन शिविरों में उमड़े लोगों के उत्साह देख करके हमें लगता है कि हम आने वाले समय में हम राजस्थान हमारा पहले